एससीईआरटी की बुक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दिया गया है वर्ष 1987 में, 2004 में, 2007 में और 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार जनधन की क्षति हुई थी। ऐसे फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न को करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे कि फ्रेंड्स ये आपको जो है कि स्क्रीन पे प्रश्न जो है कि दिखाई दे रहा होगा, पटना स्थित गांधी सेतु का निर्माण कब किया गया। देखिए फ्रेंड्स ये पहली प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देखिए पटना स्थित गांधी सेतु का निर्माण कब किया गया था, तो यहाँ पर देखिए ये आपके जो है कि एससीईआरटी बुक में दिया गया है। और आपको फ्रेंड्स पता होगा एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी, ये देखिए ये जो ब्रैकेट में करके देता है क्या आप जानते हैं, ये करके देता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है, जिसका जो है कि निर्माण कब हुआ था, 1984 में हुआ था। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले जब ये प्रश्न आ रहा है तो आप जो है कि फ्रेंड्स अपने जो है कि कॉपी पे 1 लिख लीजिएगा और इस प्रश्न को पढ़िएगा, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो इसमें सही लग रहा होगा वो आप जो है कि 1 नंबर के आगे मान लीजिए ए सही है तो ए लिखिएगा, बी सही है तो बी लिखिएगा, सी सही है तो सी, डी सही है तो डी और ई सही है तो ई। फिर उसके बाद जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो अगर आपका गलत होगा तो फ्रेंड्स आप ईमानदारी से गलत करिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपका सही होगा तो ईमानदारी से आप सही करिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स आपके जो है कि टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार राज्य की स्थापना, अगर फ्रेंड्स आपको अगर प्रश्न पता है, आंसर आपको पता है, तो आप फ्रेंड्स कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि पहले का बी सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का ई सही है। तो ऐसे आप जो है कि कमेंट करके भी हमें बताइएगा। और किस तरह की प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी, यानी कि फ्रेंड्स इसका जो है कि 2 प्रश्न बनता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है और या तो बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी, दोनों प्रश्न एक ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बिहार राज्य की स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 22 मार्च 1912 में। 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स इसी जो है कि तिथि को जो है कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी आपका मनाया जाता है। और ये प्रश्न आपका 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बिल्कुल फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके जो है कि एससीईआरटी बुक में भी दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या आप जानते हैं, देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। तो फ्रेंड्स मधुबनी पेंटिंग कहाँ से जुड़ी है, मगध क्षेत्र से, कि भोजपुर क्षेत्र से, कि मिथिला क्षेत्र से, कि एक उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा मधुबनी पेंटिंग ये फ्रेंड्स आपकी जुड़ी है मिथिला क्षेत्र से। ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में क्लास 7th की एससीईआरटी है, जो बिहार की भूगोल के सब्जेक्ट में दिया गया। देखिए मिथिला क्षेत्र में जो है कि मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रश्न आपका कैसे पूछता है, देखिए यहाँ पर देखिए बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व जो है कि पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व में लोगों को पसंद आ रही है। और मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह कला, जिसमें प्राकृतिक जो है कि प्राकृतिक रंगों और प्राकृतिक और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो है कि यह कहाँ से यह कला उभरी थी, तो मिथिला से जो है कि यह पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग उभरी थी। तो यही फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि मिथिला क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लग रही है, आप जो है कि ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए आपके प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार के पूरब में है, यानी कि बिहार के पूरब में कौन सा यहाँ पे राज्य है या देश है? पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शंस में दिया गया है, उत्तर प्रदेश और नेपाल। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिहार के जो है कि पूरब में आपका जो है कि पश्चिम बंगाल जो है कि स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपके बिहार एससीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको 3 या 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि बिहार के जो है कि देखिए बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है, और बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के जो है कि ये देखिए बिहार के जो कि पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में जो है कि उत्तर प्रदेश है, और बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है, तथा दक्षिण में क्या है? झारखंड है। यहाँ से आपको 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप नोट डाउन भी करके अपना शार्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जमालपुर में अवस्थित है, तो जमालपुर में फ्रेंड्स क्या अवस्थित है? क्या सिगरेट का कारखाना स्थित है, या बारूद कारखाना, या रेलवे कार्यशाला, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा जमालपुर में रेलवे कार्यशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये आपके जो है कि 7th के एससीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न में बनाया था, और यहाँ से देखिए जमालपुर में क्या स्थित है? रेलवे की कार्यशाला स्थित है। तो फ्रेंड्स ये आपके बिहार के एससीईआरटी बुक में ज्योग्राफी में दिया गया है, और यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न बीपीएससी बनाता भी है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्न में से कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनमें मुख्य कारक शामिल हैं, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनमें मुख्य कारक शामिल हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें तापमान भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, और पवन की दिशा भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 5 का जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक है। यहाँ पर देखिएगा ये आपके बिहार एससीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए इसका मुख्य कारण जलवायु को और जो है कि प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें मुख्य कारक कौन कौन से शामिल हैं? देखिए अक्षांशीय स्थिति, समुद्र जो है कि तट से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, और समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान। ये जो है कि आपके जलवायु के प्रभावित करने वाले 7 कारक हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैटरीना क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए कैटरीना क्या है, ये आप शायद पहली बार सुन रहे हो। तो यहाँ पे देखिए कैटरीना क्या एक स्थानीय पवन है? कैटरीना क्या एक प्रतिचक्रवात है? कैटरीना क्या एक चक्रवात है? या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा कैटरीना है एक चक्रवात का नाम है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके 7th के एससीईआरटी बुक में दिया गया है, और यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ से ये चक्रवात है। और चक्रवात में देखिए देश में विभिन्न नामों से जो है कि जाना जाता है, काल बैसाखी, लैला, हरिकेन और कैटरीना। देखिए कैटरीना फ्रेंड्स एक चक्रवात का नाम है, ठीक है, और रीटा टाइफून इत्यादि। और देखिए भारत में 2010 में काल बैसाखी एवं लैला नाम के 2 चक्रवात आए थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो है कि काल बैसाखी एवं लैला नामक 2 चक्रवात भारत में कब आए थे? तो 2010 में आए थे। ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रति चक्रवात हैं, आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। विली विली कहाँ की मुख्य स्थानिक पवन है? यानी कि ये भी फ्रेंड्स देखिए इतने जो है कि शायद ये आप पहली बार सुन रहे हो। तो फ्रेंड्स ये आपके बिहार एससीईआरटी बुक में क्लास 7th में दिया गया है, तो आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, और जो है कि इन्हीं चीज़ों को जो है कि पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स विली विली कहाँ की मुख्य स्थानिक पवन है? क्या दक्षिण कनाडा की, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की, बंगाल की खाड़ी की, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो विली विली ये जो स्थानिक पवन है, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक
पवन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके बिहार एससीईआरटी क्लास 7th में, देखिए 7th में अगर इतनी बड़ी बात अगर दी गई है तो इसको फ्रेंड्स आपको जो है कि ध्यान रखने और पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए विश्व की मुख्य स्थानिक पवनें, देखिए लू जो ये स्थानिक पवन है, ये विशाल मैदान भारत की स्थानिक पवन है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये चिनूक है जो दक्षिण कनाडा में, और विली विली देखिएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। यही से जो है कि मैं प्रश्न को बनाया था। ये विली विली जो है कि ये आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो टार्नेडो एवं ये क्या है डरिकेन है, तो ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र की स्थानिक पवन है। और ये जो टाइफून है ये पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की ये स्थानिक पवन है। और ये जो फ्रेंड्स ये काल बैसाखी है, ये बंगाल की खाड़ी जो कि भारत की स्थानिक पवनें हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए स्थानिक पवनें देखिए यहाँ हमारे यहाँ बिहार उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा लू के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये स्थानिक पवन है जो कि बिहार में भी बही जाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये देखिए ये आपके TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया था, साइलेंट वैली स्थित है, तो उसमें आपका जो है कि केरल राज्य से संबंधित दिया गया था। तो ये जो साइलेंट वैली है ये जो है कि केरल में स्थित है। लेकिन यहाँ से अगर प्रश्न को घुमाएगा तो ये देखिए साइलेंट वैली स्थित प्रश्न वही है, और ये जो है कि ऑप्शंस में हेरफेर किया। देखिए साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, या कावेरी घाट में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो साइलेंट वैली है ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये साइलेंट वैली आपकी पश्चिमी घाट में स्थित है। और यहाँ से देखिए ये आपके 7th के, देखिए आज मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं ये सिर्फ आपको 7th और 9th से और 8th मिलेंगे, यानी कि 7th 8 और 9। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा साइलेंट वैली, देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ से साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित है। यह स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये आपके जो है कि प्रश्न बन सकता है। और केरल को गॉड्स ऑफ अवन कंट्री भी कहा जाता है, तो ये भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स जो है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है, और केरल में नहीं उपजाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार SCERT में दिया गया है। और केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है, तो क्या कहवा नहीं उपजाया जाता है केरल में, काजू नहीं उपजाया जाता है, कि जूट, की इलायची, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केरल में जो है कि जूट नहीं उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी प्रश्न को घुमा सकता है कि केरल में जो है कि क्या उपजाया जाता है, तो 4 जो है कि ऑप्शंस दे देगा, 5 ऑप्शंस दे देगा, और इसमें से जो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कि नोट कर लीजिए। यहाँ से जो है कि देखिए केरल मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। तो इसमें जूट नहीं उपजाया जाता है, और यही जो है कि प्रश्न हमारा पूछा गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी, ये जो है कि आपके फ्रेंड्स दिया गया है क्लास जो है कि 8th की SCERT जियोग्राफी में। भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी, तो ये फ्रेंड्स 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत जो है कि 1974 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पर देखिएगा ये जो है कि आपके क्लास 8th की SCERT जियोग्राफी में दिया गया। देखिए 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए पटना स्थित गांधी सेतु का निर्माण कब किया गया था, तो पटना स्थित गांधी सेतु का निर्माण जो है कि फ्रेंड्स किया गया था आपका जो है कि 1984 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके क्लास 9th के SCERT जियोग्राफी में दिया गया है, बिहार के SCERT बुक में। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए
ये देखिए पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है, जिसका निर्माण जो है कि 1984 में हुआ था। और क्या आप जानते हैं, ऐसे अगर ब्रैकेट में करके दिया गया है तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि वो जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से देखिए ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो गांधी सेतु किस नदी पर है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए कब कब कोसी नदी के बाढ़ से बिहार को अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो फ्रेंड्स बिहार में कोसी नदी के बाढ़ से जो है कि बिहार को अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो देखिएगा 1987 में भी बाढ़ आई थी, तो अपार जनधन की क्षति हुई थी बिहार को 2004 में, 2007 में और 2008 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये भी आपके जो है कि क्लास जो है कि 9th के SCERT जो है कि बुक में दिया गया है ज्योग्राफी में। देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए वर्ष 1987, 2004, 2007 और 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपने जो है कि देख लिया। और देखिए विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन किस नदी की है। तो ये भी आपके बिहार SCERT में क्लास 9th की में दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन किस नदी की है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि अमेजन नदी की जो है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन है अमेजन नदी की। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन जो है कि अमेजन नदी की है, ठीक है। क्या आप जानते हैं करके दिया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है कि आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आप जो है कि फ्रेंड्स इन सभी जितने मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसी तरह के आप जो है कि 60 नोट भी बना सकते हैं। और देखिएगा इस 60 नोट से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन अमेजन नदी की है। और यहाँ से देखिए ज्ञात कीजिए करके दिया गया है भारत में किस नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। तो भारत में जो है कि फ्रेंड्स ये गंगा नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। कहाँ पर, भारत में। और विश्व की बात करेंगे तो अमेजन नदी का, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश में जो है कि गंगा नदी को जो है कि सांगपो के नाम से जाना जाता, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पे मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ पर दिया गया है। तो आपके जो है कि फ्रेंड्स क्लास 9th के बिहार SCERT ज्योग्राफी में ही दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से आकर मिल जाती है। इस संगम को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। और यहीं से जो है कि ये आपका प्रश्न आपका बना था, ठीक है। ये देखिए गंगा नदी है और इसको जो है कि बांग्लादेश में जो है कि मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का जो है कि शोक जो है कि कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके क्लास 9th के SCERT ज्योग्राफी में दिया गया है बिहार SCERT के बुक में। बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, इसी कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कब कब आया था, तो 1987 में। और यहाँ पे 1987 में। और देखिएगा एक बार और देख लीजिए कोसी नदी में बाढ़ जो है कि कब कब बिहार में आई थी और अपार जो है कि जनधन की क्षति हुई थी। तो यहाँ पर मैंने अभी ऊपर जो है कि प्रश्न आपको करवाया था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1987 में, 2004 में, 2007 में और 2008 में। देखिए ये जो है कि दिया गया है यहाँ पर। देखिए 1987 में, 2004 में, 2007 में, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको जो है कि कैसी लगी। और इसी तरह की अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स इसमें आपको जो है कि टॉप 15 प्रश्न मिलेंगे। मैं इसमें फ्रेंड्स और भी प्रश्नों को बढ़ाऊंगा, थोड़ा अभी मेरे पास जो है कि टाइम नहीं है।
और फ्रेंड्स यहाँ से आपको जो है कि कैसे प्रश्न मिलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है और आपके जो है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी में से कहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ, मैं इनको जो है कि दिखाते हुए चलूँगा। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, और फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न है, और ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ से। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर उठता है और यह स्थिति कहलाती है। तो फ्रेंड्स जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर उठता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स यह स्थिति फ्रेंड्स यहाँ पर ज्वार कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह देखिए कहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा गया है, तो आपकी जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में क्लास जो है कि 7th में ही ये जो है कि प्रश्न यहाँ से देखिए, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई से जो है कि उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देती है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, लेकिन देखिए लहरों का ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर से पीछे हट जाना क्या होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल जो है कि ऊंचाई की ओर चढ़ता है, और यही जो है कि क्या कहलाता है, तो ज्वार कहलाता है। यहीं से जो है कि मैं प्रश्न आपका बनाया था, और उठता है तो उसे जो है कि भाटा कहते हैं। ठीक है, तो जब जो है कि ऊंचाई की ओर चढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब उतरता है नीचे की ओर तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। तो यहीं से जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। और फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने जो है कि कल जो है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। कल में जो है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है कि किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स जो है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को कल मैंने मेघना बता दिया था, लेकिन फ्रेंड्स बांग्ला जो है कि देश में गंगा नदी को जो है कि पद्मा के नाम से जो है कि जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। कल फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये जो है कि कहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया था, तो देखिए ये मैं जो है कि कल आपको यहाँ से दिखाया था और मेघना बता दिया था। बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी उसमें आकर मिल जाती है, इस संगम को हम लोग मेघना कहते हैं। ये मैं जो है कि कल बताया था, लेकिन फ्रेंड्स आप जो है कि नोट डाउन करिएगा, कल मेरे से जो है कि टाइपिंग मिस्टेक में गलती हो गई थी। देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये फ्रेंड्स आप जो है कि मेघना किसे कहेंगे, तो देखिए ये दूसरी भाग में मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। और जब जो है कि गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी जब आकर मिल जाती है तो इसी संगम को हम लोग क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ठीक है, तो इसे फ्रेंड्स आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिहार के लखीसराय में कौन सी झील है? तो फ्रेंड्स बिहार के लखीसराय में कौन सी झील है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स जो है कि आपके लास्ट में से टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं जो है कि यहाँ से प्रश्न आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपने हमारी प्रूफ वाली जो वीडियो देखी होगी, जिसमें मैं टीआरई 1 के, टीआरई 2 के और टीआरई 3 के प्रश्नों को जो है कि प्रूफ के साथ में दिखाया था। तो वो सारे प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे गए थे। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, बिहार के लखीसराय में कौन सी झील है? तो फ्रेंड्स बिहार के लखीसराय में कांवर झील है, बैकाल झील है, बरेला झील है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिहार के लखीसराय में जो है कि यहाँ पे बरेला झील है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए बिहार एससीईआरटी बुक में भी जो है कि इनका जिक्र किया गया है। देखिए मुंबई शहर किस सागर के किनारे स्थित है, ये भी आपके बिहार के एससीईआरटी बुक में दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मुंबई शहर किस सागर के किनारे
स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो मुंबई शहर है ये फ्रेंड्स आपका अरब सागर के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स अरब सागर हमारा किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बीपीएससी का जो 5 ऑप्शंस वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें फ्रेंड्स आसान से प्रश्न भी आप जो है कि गलत कर देते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी ऐसे ऐसे होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, और फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मुंबई शहर जो है कि अरब सागर के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुंबई शहर अरब सागर के निकट जो है कि स्थित है। अरब सागर जो है कि आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिएगा ध्यान से, मैं जो है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों प्रश्न आपके बनाए गए थे। देखिए, कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में, और बरैला झील कहाँ पर है, तो लखीसराय जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा मुंबई में सागर है, मुंबई में तो सागर है, और अरब सागर, तो अरब सागर फ्रेंड्स यहाँ पे मुंबई जो है कि अरब सागर के किनारे पर स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जल संरक्षण दिवस जो है कि मनाया जाता है कब, 5 जून को, 22 मार्च को, या 23 अप्रैल को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जल संरक्षण दिवस जो होता है ये फ्रेंड्स आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में भी दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा हूँ, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो यहीं से फ्रेंड्स आपका ये प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करवाइए। तो फ्रेंड्स, और ये जो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनाया हूँ, ये कुछ लोग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए मैं जो है कि यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स जो है कि मैं किसी बुक से जो है कि 15 या 20 प्रश्न आपको टाइपिंग करके मैं पढ़ा के चला जाऊंगा। तो फ्रेंड्स वहाँ से ये आपके लिए अच्छा है कि आपको देखने को मिलता है, और ये जो मैं दिखाता हूँ इसमें आप इसकी स्क्रीनशॉट जब ले लेते हैं फ्रेंड्स इसका, तो आप जो है कि बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा जो है कि आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी 71% है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि आपका, और कुल जल का कितने प्रतिशत जल जो है कि पीने योग्य है। क्या फ्रेंड्स, 0.3%, 41%, 71%, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, कुल जल का जो है कि 0.3% जो है कि जल जो है कि पीने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए दोनों प्रश्न में जो है कि यहाँ से देखिए, ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी बुक में दिया गया है, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। ठीक है, ये एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था, और एक प्रश्न यहाँ से बना था। देखिए मैडम ने समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3 यानी कि 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं। तो 0.3% आप याद रखिएगा, इतना ही स्वच्छ जल पाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न घुमा सकता है कि कितने प्रतिशत जल जो है कि स्वच्छ जल पाया जाता है पीने योग्य, तो 0.3%। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका TRE 1 में ये प्रश्न सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है, और NCERT में भी दिया गया है। देखिए, महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो फ्रेंड्स, महासागर की जो परपटी होती है ये जो है कि आपकी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपकी NCERT की बुक है, और इसमें से देखिए यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका बना था। तो फ्रेंड्स, NCERT और SCERT आधारित जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है कि फ्रेंड्स बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो यहीं से ये जो है कि आपके TRE 1 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो TRE 1 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था।
TRA 1 का क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए क्रोड क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए क्रोड क्या होता है। ये क्रोड क्या फ्रेंड्स पृथ्वी की ऊपरी परत पर होता है या पृथ्वी की निचली परत या ठोस पदार्थ या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो क्रोड होता है ये पृथ्वी की निचली परत पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ये पृथ्वी की निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए नीफे में होता है। तो नीफे में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ से ये 10 का जो है कि राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए नीफे में क्या होता है। तो फ्रेंड्स नीफे में देखिए क्या होता है, सिलिका होता है कि निकेल होता है कि लोहा होता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये निफे में होता है क्या, तो निफे में फ्रेंड्स निकेल और लोहा होता है। तो निकेल बी में है और सी में क्या है, लोहा है। इसलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो आप जो है कि याद रखिएगा निफे में क्या होता है, ये निफे में आपका जो है कि होता है निकेल और लोहा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये देखिए आपका जो है कि बिहार SCRT का बुक है और देखिए सबसे निचली परत में क्या होता है, निकेल और लोहा होता है जैसे तत्व पाए जाते हैं। और ये देखिए निफे में देखिए क्या है, इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो ये यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और देखिए बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है, ये देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बेसाल्ट जो होता है ये फ्रेंड्स आपका जो है कि आग्नेय चट्टान की कैटेगरी में आता है या बेसाल्ट जो है कि आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि बिहार SCRT में दिया गया है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है, तो इसमें से फ्रेंड्स देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है, क्या फ्रेंड्स चूना पत्थर, क्या संगमरमर, क्या ग्रेनाइट, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा रूपांतरित चट्टान के जो है कि उदाहरण होते हैं चूना पत्थर भी है, संगमरमर भी है और ग्रेनाइट भी है। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। देखिए ये जो है कि आपकी आग्नेय चट्टानें हैं और यहाँ पे देखिए उदाहरण में क्या दिया गया है, तो उदाहरण में देखिए ग्रेनाइट है और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए बेसाल्ट एवं ऑब्सिडियन, ठीक है। ये आपका जो है कि आग्नेय चट्टान है। और रूपांतरित में देखिए क्या दिया गया है, तो रूपांतरित में देखिए संगमरमर और देखिए चूना पत्थर और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका ग्रेनाइट। तो ये आपके जो है कि रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं, आप जो है कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ब्राज़ील में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स देखिएगा ब्राज़ील में झूम कृषि को क्या मिल्पा के नाम से जाना जाता है, क्या लद्दांग के नाम से जाना जाता है, क्या कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये ब्राज़ील में जो है कि झूम नाम की कृषि को जो है कि हम लोग रोका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील में यहाँ पे आप लोग जो है कि लिख लीजिएगा, ये जो है कि आपका ब्राज़ील में जो है कि ये आपकी झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो रोका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये मिल्पा फ्रेंड्स, ये मिल्पा जो है कि मेक्सिको है। ये जो है कि झूम कृषि को जो है कि मेक्सिको में मिल्का के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मेक्सिको आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये लद्दांग, तो लद्दांग जो है कि ये मलेशिया में इसको बोलते हैं, ठीक है। मलेशिया की जो है कि ये झूम कृषि को मलेशिया में लद्दांग के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये देखिएगा ये जो है कि झूम कृषि को केरल में जो है कि कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों आप जो है कि याद रखिएगा और यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये आपके SCRT में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स विश्व के अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है जिन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे वेनेजुएला में देखिए कोनको के नाम से, और मलेशिया में लद्दांग के नाम से, मैक्सिको में जो है कि मिल्पा के नाम से, और ब्राज़ील में जो है कि रोका के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि आपकी जो है कि ये हमारे भारत में देखिएगा ये असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। और देखिए आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से, और उड़ीसा में जो है कि पामा
डाबी के नाम से, और केरल के कुछ जो है कि क्षेत्रों में कुमारी के नाम से, और राजस्थान में वालरे के नाम से, और हिमालय क्षेत्र में जो है कि खील तथा झारखंड में कुरुल के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहीं से जो है कि आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि पूछा गया है 6 to 8 में बिहार का। ये जो है कि आपके पीआरटी में भी पूछा गया है। कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, TRE 3.0 का जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द हो गया था, उसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था, बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, आपका जो है कि 14 का जो राइट आंसर क्या है, पश्चिमी चंपारण। ये फ्रेंड्स आपका जो पश्चिमी चंपारण है, ये बिहार का वो जिला है जहाँ पर गन्ना उत्पादन में ये पहले स्थान पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान पे कौन है, ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ये कहाँ से है। तो ये आपके जो है कि SCERT में दिया गया है, बिहार SCERT की बुक में। और यहाँ से ध्यान से आप लोग जो है कि देख सकते हैं गन्ना। ठीक है, और गन्ना देखिए, गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे गोपालगंज, और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, और पहले स्थान पे पश्चिमी चंपारण है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी और पहली घाटी परियोजना कौन सी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके जो है कि जहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ, ये उसी में फ्रेंड्स ये हमें मिला था। ये आपके क्लास 10th की जो SCERT बुक है ज्योग्राफी की, ये उसमें मुझे ये प्रश्न मिला। देखिए निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। देखिए इस प्रश्न को आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ से देखिए, बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये प्रश्न आपका जो है कि सबसे पहले मैं नीचे दिखा दूं, और यहाँ से मैं सबसे पहले इस प्रश्न को दिखा देता हूँ। ये आपके जो है कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। देखिए ये सेट ई में जब आप जाइएगा, तो सेट ई में ये 140 नंबर का प्रश्न ये आपको मिलेगा। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका जो है कि आयोग जब फाइनल आंसर की जब बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि बताया था दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और इसका जो है कि मैं आपको फाइनल आंसर की भी इसीलिए लाया हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है कि देख सकते हैं 140 का देखिए ई है, 140 का ए है। ठीक है, 140 का ए, यानी कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बात करेंगे, देखिए मैं क्लास 10th की बिहार SCERT की बुक जब पढ़ रहा था, जब ये मैं प्रश्न बना रहा था, तो देखिए ये यहाँ पर जो है कि दिया गया है। देखिए सोन नदी घाटी परियोजना, देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है, यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका जो है कि विकास अंग्रेज सरकार ने 1700 और 1874 में सिंचाई के लिए किया था। तो फ्रेंड्स ये आपके बिहार SCERT की बुक में दिया गया है, लेकिन आयोग जो माना है हम लोग उसी को मानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो है कि इसको सन के हिसाब से भी रख सकते हैं। देखिए आप जो है कि प्रश्न पूछा गया कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, और फाइनल आंसर की में जो है कि आयोग हमें दामोदर नदी घाटी परियोजना बताता है। तो यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो है कि कब बना था, तो यहाँ से आप जो है कि याद रखिएगा। देखिए दामोदर ये कब हुआ था, तो ये जो है कि आपका 1948 में। ठीक है, ये 1948 में। लेकिन सबसे पुराने की बात करिएगा तो ये जो है कि आपका 1874 में। ये आपका जो है कि क्या है, ये जो है कि आपका सोन है। ठीक है, तो 1874 आप सन याद रखिएगा, ये सोन का है, और दामोदर का 1948 है। ठीक है, तो यहीं से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था, निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना और पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से ये आपके बिहार SCERT में दिया गया था, जिसको मैं बता दिया। और फ्रेंड्स ये आपके जो है कि TRE 3.0 री एग्जाम PRT में पूछा गया था, और इसमें फाइनल आंसर की में जो है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना को ही बताया गया है। तो दामोदर जो है कि आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ से सोन का जो है कि
ये जो है कि 1874 है। और दामोदर का आप याद रखिएगा, दामोदर का आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे 1948। ठीक है, कराए जाते हैं। तो ये प्रश्न है। और फ्रेंड्स ये आपके जो है कि एससीईआरटी बुक से कहाँ पर से बनाया गया है, या वहाँ पे उस पेज को भी जो है कि दिखाया जाता है। और फ्रेंड्स आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ से बनाया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, और यहाँ पे इस प्रश्न को यहाँ से जो है कि बनाया गया है। ठीक है। और फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर जो है कि दिखाया जाता है कि ये प्रश्न जो है कि आपके बिहार एससीईआरटी बुक से आपके 6 to 8 में, 1 to 5 में ये प्रश्न जो है कि आपके पूछे गए हैं। जैसे फ्रेंड्स जैसे ये प्रश्न आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके जो है कि TRE 3.0 6 to 8 SST वाले में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, जियोग्राफी वाले सेक्शन में। जियोग्राफी यानी कि ये 35 नंबर का जो सवाल है। देखिए, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका चेन्नई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न देखिए आपका कहाँ जो है कि कहाँ से पूछा गया है? तो ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है, यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कहाँ से पूछा गया है? तो 2001 में, यहाँ पर आप जो है कि 1904, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया था? ये जो है कि 1904 वाला, ये देखिए, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। और ये जो है कि आपके फ्रेंड्स बिहार एससीईआरटी के बुक में यहाँ पर दिया गया है। जब आप क्लास 10th की एससीईआरटी ज्योग्राफी की जब आप खोलिएगा तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि सारे प्रश्न आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी को मैच करके बनाए जा रहे हैं। और मैं जो है कि प्रूफ के साथ में भी दिखाते हुए चलता हूं। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल इसमें से देखिए 15 में से, वैसे तो इसमें 20 प्रश्न आपको मिलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 15 आप जो है कि इसमें से 4 प्रश्न आपको मैं प्रीवियस ईयर का उसमें ऐड किया हूं, तो उसको नहीं जोड़ रहा हूं। 15 में से आपके टोटल कितने सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? क्या दिहांग के नाम से जाना जाता है? क्या जमुना के नाम से जाना जाता है? क्या ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? कि एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जो है कि अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग बढ़ते हैं, और ये देखिए आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में यहाँ पर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि दिया गया है, और यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है कि देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको जो है कि दिखा दूँ। देखिए दिहांग 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 जो है कि ये अरुणाचल प्रदेश में जो है कि जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जो है कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसको आप जो है कि अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, और जमुना जमुना जो है कि फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। और ये जो है कि सांगपो को, ये जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये देखिए इस नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, और देखिए अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है।
इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कि यहाँ पे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ये जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं। और देखिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी की खास बात ये है कि ब्रैकेट में ये जो है कि घेर के दे देता है क्या आप जानते हैं, और यहीं से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो है कि कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कि दूध सागर जलप्रपात की उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात फ्रेंड्स यहाँ पर शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कि भारत का दूसरा जो है कि सबसे बड़ा जलप्रपात है, दूसरा। ठीक है, ट्वेंड आप देख लेंगे, दूसरा है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। और फ्रेंड्स दूसरा और जो है कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि कुंचिकल जलप्रपात। तो ये जो है कि फर्स्ट है और ये जो है कि आपका सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। और ये देखिए आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स कावेरी नदी है। ठीक है, और कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 760 किलोमीटर है। और ये यहाँ पर आप जो है कि दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो है कि कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। और यहाँ पर देखिए ज्ञात कीजिए, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो ये आपका जो है कि कुंचिकल जलप्रपात जो कि आपने ऊपर देखा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना ये जो है कि 1947 की 1885 की 1785 कि उपर्युक्त में से एक से अधिक कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना ये जो है कि 1985 में जो है कि शुरू किया था, 1985 में। तो फ्रेंड्स 1985 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 1985 आप याद रखिएगा। और बीपीएससी का खास बात यही है फ्रेंड्स कि इसके जो है जो 5 ऑप्शंस होते हैं, खास तौर से ऑप्शन नंबर डी और ख़ास तौर से ऑप्शन नंबर ई, ये दोनों ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि अगर प्रश्न का आंसर आपको एग्जैक्ट पता है तभी जो है कि आप इसका जो है कि आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना ये 1985 जब तक आपको नहीं याद रहेगा, आप जो है कि किसी भी ऑप्शन को लेकर श्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई है। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है आपके जो है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। यहाँ पर देखिए यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 में प्रारंभ किया था, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था, मैं उस प्रश्न को अभी नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, और देखिए कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि जो बिहार की जो कोसी नदी है उसका जो है कि उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो कोसी नदी का जो है कि उद्गम स्थल आप जो है कि कमेंट करके बताइए कि गंगोत्री है कि मानसरोवर है कि गोसाई थान है या उपयुक्त में से एक से अधिक है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स कोसी नदी का जो है कि उद्गम स्थल यहाँ पर गोसाई थान है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा गोसाई थान, यहाँ पे देखिए कोसी नदी है और यहाँ पे यह नदी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में
बन सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोसी नदी की लंबाई भी यहाँ पर दिया गया है। इस नदी की लंबाई कितनी है कोसी नदी की? 230 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखिए कौन सी है? क्या नुब्रा है, कि श्योक है, कि हुंजा है, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये नुब्रा, श्योक और हंजा ये जो है कि तीनों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं इस नदी का प्रवाह, देखिए सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी है और इस नदी का प्रवाह लगभग 250 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक और हंजा जैसे प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपके तीनों ऑप्शंस में थे और जास्कर भी है। आप जो है कि इन 4 नदियों को याद रखिएगा, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि आपका प्रश्न, देखिए मैं आपको नीचे वो प्रश्न आपका जो है कि दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से वो प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ से, हाँ देखिए ये जो है कि सिंधु नदी, यहाँ से आते हैं थोड़ा सा नीचे, हाँ देखिए ये आपका जो है कि ये आपका जो है कि TRE 3.0 SST में पूछा गया प्रश्न है। SST में जियोग्राफी वाले सेक्शन में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं? तो ये फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर जो है कि क्या है? जियोग्राफी ये 37 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक, क्योंकि ये जो है कि तीनों नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। जियोग्राफी का 37 नंबर का अगर आप प्रश्न अगर देखते हैं तो जियोग्राफी का 37 नंबर का, ठीक है, जियोग्राफी 37 आते हैं यहाँ पे, जियोग्राफी 37। तो ये प्रश्न जो है कि आपने देखा था कि ये आपके जो है कि एग्ज़ाम में प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपका क्या है? 6 नंबर का प्रश्न, देखिए 6 नंबर का प्रश्न, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये जो है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये आपके जो है कि बिहार SCRT के बुक में दिया गया है। तो सिंधु जल समझौता क्या 1960 में, कि 1947 में, कि 1945 में, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए सिंधु जल समझौता ये आपका जो है कि 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 19 सितंबर 1960 को जो है कि ये आपका जो है कि सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। जैसे आपने देखा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, उससे पहले जो घटना हुई थी तो उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले जो है कि सिंधु जल को भारत के द्वारा रोका गया था। ठीक है, तो यही है इसका जो है कि सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये फ्रेंड्स आप जो है कि देखेंगे जाड़े में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो ये प्रश्न जो है कि आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए जाड़े में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी मैं उस प्रश्न को भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से जो है कि दिया गया है भारत में, यहाँ से देखिए भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। तो ये आपके जो है कि बिहार SCRT में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेते हैं और ये प्रश्न आपका जो है कि पूछ लिया गया था बिहार शिक्षक भर्ती TRE जो 3.0 हुआ था री एग्ज़ाम, ये आपका जो है कि PRT 1 to 5 में
PRT 125 में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। और इसमें फाइनल आंसर की में जो है कि आपका आंसर क्या माना गया था, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो ये भी आपका जो है कि सही है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। और फाइनल आंसर की भी अगर मैं दिखाऊं तो 98 का यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, 98 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो है कि इसमें लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून है। और इसमें जो है कि देखिए क्या दिया गया है, और ध्यान से अगर आप लोग जो है कि देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि दिया गया है, ये देखिए दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवा भारत में प्रवेश कर जो है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। और ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुँचाती है, वहीं शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए उपयोगी है। तो ये देखिए दो तरह के प्रश्न आपने जो है कि देखा था। और यहाँ से ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि वो आपके जो है कि TRE 3.0 में आपने फाइनल आंसर की में देखा था कि 98 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो है कि उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी मानसून, और इसमें जो है कि उत्तर पूर्वी मानसून नहीं दिया गया है। तो उत्तर पूर्वी अगर मानसून दिया गया है तो आप उत्तर देखिए, या तो आपको उत्तर पूर्वी मानसून दिया जाएगा या तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून दिया जाएगा। तो आप जो है कि देखिए इसमें उत्तर पूर्वी मानसून नहीं दिया गया है, तो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून को आप सही ट्रिक करेंगे। ठीक है, और जो है कि ये आपका प्रश्न था, आपने दोनों प्रश्न को देख लिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आपका जो है कि दिया गया है बिहार SCERT के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है, तो उत्तर पूर्वी मानसून है। ठीक है, अब देखिए मैं जो है कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे देखिए जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून इसमें ऑप्शंस में था, लेकिन इसमें लौटते हुए दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून नहीं दिया गया था। तो इसमें उत्तर पूर्वी मानसून ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2-3 तरीकों से आपको संतुष्ट करने का यहाँ पे प्रयास किया। देखिए वन्य संरक्षण अधिनियम, यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वन्य संरक्षण अधिनियम जो है कि लागू किया फ्रेंड्स 1972 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक में दिया गया है। और देखिए ब्रैकेट में करके दिया गया है, देखिए क्या आप जानते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो ऐसा अगर घेर के दिया गया है और क्या बोलता है कि क्या आप जानते हैं, और उसमें जो एक लाइन में दिया रहता है, जैसे ये दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ऐसे ही यहीं से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये भी जो है कि आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, इसको जो है कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। क्या गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है, क्या मकाऊ के नाम से जाना जाता है, कि अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये जो विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, इसको फ्रेंड्स देखिए नेपाल में जो है कि सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सागर माथा के नाम से जाना जाता है किसको, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। तो सागर माथा आपका जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा माउंट एवरेस्ट की जो है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848, कहीं कहीं पे 50 भी देता है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे विश्व का, ये आपके बिहार SCERT बुक में दिया गया है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इस चोटी को क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको जो है कि ध्यान रखिएगा। और देखिए गंडक नदी को
नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो गंडक नदी है इसको जो है कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स गंडक नदी को नेपाल में जो है कि नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स दिया भी गया है। देखिए यहाँ पे जो देखिए नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र का क्रम है। वो क्रम क्या है? कोसी, गंडक और घाघरा। ठीक है, और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन है? कर्नाली है, जो घाघरा की सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। और मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यहीं से आपका प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से देखिए पूर्वी नेपाल में कोसी नदी को क्या कहते हैं? तो सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? एक इसी तरह का प्रश्न आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में पूछा गया था। उसको मैं नीचे अभी दिखाऊंगा। देखिए भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? क्या 4096 किलोमीटर है, 4018 किलोमीटर, 4017 किलोमीटर, क्या उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिएगा भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा फ्रेंड्स आपका जो है कि 4096 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है कि भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। ठीक है, और यही प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे ये प्रश्न आपको। देखिए पहले ये आपके बिहार SCRT में बांग्लादेश के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसकी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा से सटी हुई है, जिसकी लंबाई करीब कितना है? 4096 किलोमीटर है। और यहीं से मैं आपका जो है कि प्रश्न को बनाया था। यहाँ पे देखिए जनसंख्या की दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स देखिए ब्रैकेट में करके अगर दिया गया है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन का जो डेल्टा है ये फ्रेंड्स जो है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये है कहाँ? तो ये है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश में है। और ये जो है कि सुंदरवन का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के कारण जो है कि मिलने के कारण होता है। ठीक है, इसमें जो है कि निर्माण, इसमें आपका जो है कि गंगा है। ठीक है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है और मेघना है। ठीक है, तो मेघना को भी आप जो है कि याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा। और ये है कहाँ? तो ये है आपका जो है कि बांग्लादेश में। और किन किन नदियों के कारण होता है, बनता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपका जो है कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये जो है कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे बड़ा जो है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। कितना? तो 4096। और यहीं से जो है कि आपका प्रश्न यहाँ से बना था। अगर फ्रेंड्स आप जो है कि इनको पढ़े रहते या पढ़े होंगे तो आप जो है कि आराम से टिक कर पाएंगे। मैं ये दिखाकर ये प्रयास कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए कि प्रश्न यहीं से बन रहा है। देखिए 139 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे C, मैं फाइनल आंसर की भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु नदी बहती है, यानी कि जो सिंधु नदी है ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? ठीक है, तो सिंधु नदी फ्रेंड्स जो है कि आपका उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर से जो है कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो उत्तर से पश्चिम आपका जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर से पश्चिम जो है कि सिंधु नदी बहती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
और यहाँ से देखिए ये आपके जो है कि बिहार SCRT के बुक में भी दिया गया है। और देखिए इसकी सभी सहायक नदियाँ उत्तर पूर्व और भारत में उत्तर पश्चिम से मैदान के मध्यवर्ती भाग में आकर इससे मिलती हैं। तो भारत में उत्तर पश्चिम ये आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि यहीं से जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। देखिए पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि क्या 1904 में चेन्नई में, 1905 में कर्नाटक में, 1907 बंगलौर में, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में और जो है कि चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बिहार SCRT के बुक में क्लास 10th की जियोग्राफी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में और चेन्नई में स्थापित किया गया था। और ये प्रश्न जो है कि आपका किस में पूछ लिया गया था? तो ये जो है कि TRA 3.0 SST में पूछा गया ये प्रश्न है। आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, चेन्नई में। तो यहीं से आपके जो है कि प्रश्न बनाए जाते हैं। और ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर में मिलती है? तो श्योक, हुंजा, नुब्रा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर है। और ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th की बिहार SCRT की बुक में दिया गया है। और ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। और ये भी जो है कि मैंने ऊपर बताया था कि बिहार SCRT की ये भी मैं प्रश्न कराया था। और ये आपके TRA 3.0 SST में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है? 1985। ठीक है, 1985 में जो है कि गंगा एक्शन प्लान का जो है कि प्रथम चरण जो है कि प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है? तो ये देखिए आपका जो है कि प्रश्न ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी आपके जो है कि बिहार SCRT की बुक में दिया गया है। क्लास 10th की बिहार SCRT जो ज्योग्राफी की है उसमें दिया गया है। तो ये कौन सी परियोजना है? वो कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है? क्या सोन नदी परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है, कि गंडक नदी परियोजना, की दुर्गावती जलाशय परियोजना, कि उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये फ्रेंड्स ये जो है कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गंडक नदी जो परियोजना है ये फ्रेंड्स आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये आपके जो है कि बिहार SCRT के बुक में भी दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा गंडक नदी परियोजना। और पहली ही लाइन यही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया। इस परियोजना द्वारा बिजली सिंचाई तथा जल की आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए कौन है? तो भसालोटन नामक स्थान पर इसका जो है कि परियोजना का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिए कि जो गंडक नदी परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, दोनों के मेल जोल से चलती है ये परियोजना। और देखिए 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? आप आश्चर्य हो जाएंगे कि इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स 2011 की जनगणना 2001 की जो जनगणना हुई थी उस वो आपके बिहार के SCRT बुक में भी दिया गया है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और बिहार SCRT के बुक में दिया गया है। यहाँ पर आप जो देखिए बिहार की जनसंख्या एवं नगरीकरण। और बिल्कुल जो है कि यहाँ से देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ 29 लाख 98 हजार 509 है। तो एग्जैक्ट आपको याद रखनी है तो एग्जैक्ट आप याद रखिए या तो 8 करोड़ से अधिक। ठीक है, ऑप्शंस जैसा मिले आपको
आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रश्न मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है तो ऊपर में जो आपको ये प्रश्न जो दिखाया था 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, तो वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ये TRE 3.0 ये आपके जो है कि 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? 101 का केवल 23 लोग, यही आपका जो है कि राइट आंसर है। और इसका जो है कि मैं फाइनल आंसर की में भी दिखा देता हूँ। 101 का ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या है? ए है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो जो आपके जो है कि बिहार SCRT में दिया गया है उसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बिहार में सोन नदी किस प्रकार के क्षेत्रों से होकर गुजरती है? यानी कि फ्रेंड्स जो बिहार में जो सोन नदी है वो किस प्रकार के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये फ्रेंड्स देखिए क्या जो सोन नदी है बिहार में पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है, कि पठारी क्षेत्रों से गुजरती है, कि मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स आपका है ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्रों से। यानी कि बिहार में जो सोन नदी है वो फ्रेंड्स मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए ये आपकी बिहार SCRT की बुक है ज्योग्राफी की। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा थोड़ी देर में जो है कि गाड़ी सोन नदी के पुल पार जो है कि करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। और देखिए खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नज़र आएंगे। यानी कि फ्रेंड्स ये जो सोन नदी है ये जो है कि बिहार के मैदानी भागों से गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कर्क रेखा है क्या फ्रेंड्स? कर्क रेखा दक्षिणी ध्रुव है, या 23.5 दक्षिणी अक्षांश है, या 23.5 उत्तरी अक्षांश है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा ये जो कर्क रेखा है ये फ्रेंड्स 23.5 क्या है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए एक और प्रश्न है इसी का विपरीत, ये दोनों में से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये देखिए मकर रेखा है, तो मकर रेखा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश है, कि 23.5 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो मकर रेखा है ये आपका जो है कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश है। ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स आप जो है कि याद रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों प्रश्न आपके बिहार SCRT बुक में जो है कि ये लाइन दी गई है। देखिए 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 दक्षिणी यहाँ से 23.5 दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? तो मकर रेखा हम लोग कहते हैं। ये दो टॉपिक आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसको अगर स्क्रीनशॉट अगर देखिए डेली आप जो प्रैक्टिस करते हैं 15 प्रश्नों की, जो मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ SCRT वाला, यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जो मैं चीज़ें हाईलाइट किया हूँ उनको आप जो है कि फटाफट 2 या 3 मिनट लगेंगे, आप जो है कि रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? वेरी वेरी फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न आपका जो है कि BPSC में पूछा गया प्रश्न है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स देखिएगा सूर्य को जो है कि एक देशांतर से
दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का जो है कि समय लगता है। ये 4 मिनट का समय लगता है, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और ये देखिए जानबूझ के मैं ये ऑप्शंस में नहीं दिया हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई के महत्व को आप समझो। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती में या बीपीएससी द्वारा ये जो 5 ऑप्शंस वाला जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से फ्रेंड्स देखिए डी और ई ऐसा ऑप्शंस है जो कि जब तक आप एग्जैक्ट अगर आंसर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स आपके प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं। और फ्रेंड्स देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का पीआईटी हो या फ्रेंड्स 6 to 8 हो, देखिए अगर 120 में से अगर आपका जो है कि 70 या 80 जा रहा है। देखिए टीआरई 1 में लगभग कितना गया था? 67 गया था। तो 120 में 67 और 120 में 80, इतना लेवल इसका जो है कि आसान सरल रहता है। तब भी फ्रेंड्स 120 में 80 जाने का कारण यही है क्योंकि इसके 5 ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई ऐसा जो है कि ऑप्शन होता है जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आप जो है कि किसको स्क्रीनशॉट लेंगे? तो इसके नीचे जो मैं दिखाऊंगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो है कि पूर्व जाने पर एक तिथि क्या कर दी जाती है? एक तिथि जो है कि आपकी घटा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न मैं देखिए कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से देखिए मैं रेड कलर यहाँ पे लेता हूँ। देखिए घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुँचने में टोटल कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का जो है कि समय लगता है। तो ये आप जो है कि हाईलाइटेड पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि जो है कि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की ओर जाने पर एक तिथि क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। तो यही आपका जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम यहाँ पे देखिए यही प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बनाया गया था। यहाँ से देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाने पे क्या कर दी जाती है? तो एक तिथि जो है कि घटा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चाँद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि चाँद पर जो है कि पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। देखिए फ्रेंड्स मैं ये प्रश्न ऐसे ही नहीं बनाया हूँ, ये आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चाँद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्या वो राकेश शर्मा थे, अशोक शर्मा थे, या वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर सबसे पहले आप जो है कि जान लीजिए उपर्युक्त में से कौन सा सही है? उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है कि इसका राइट आंसर है। अब देखिए चाँद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो पहले व्यक्ति फ्रेंड्स नील आर्मस्ट्रांग हैं। ठीक है, नील और यहाँ से फ्रेंड्स आर्म स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, इनको आप जो है कि याद रखिएगा, ये चाँद पर जो है कि पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। और देखिए ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है? तो ये अध्याय 6 है और क्लास जो है कि ये 6 की जो है कि एससीईआरटी बुक है जियोग्राफी की। ठीक है, और यहाँ से देखिए चाँद पर पहुँचने वाले पहले अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और भारत की बात किया जाएगा तो राकेश शर्मा को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1984 में जब राकेश शर्मा जो है कि भारत के हैं, चाँद पर जो है कि पहले चाँद पर जाने वाले ये भारतीय हैं। ठीक है, 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे तब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री
कौन थे। देखिए ये प्रश्न जो है कि इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके जो है कि SCERT बुक में दिया गया है बिहार की। तो फ्रेंड्स, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, क्या गुलजारी लाल नंदा थे, कि इंदिरा गांधी थी, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहीं से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंदिरा गांधी जो है कि राकेश शर्मा से बात भी की थी। देखिए यहाँ से वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा कहा कि नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए फ्रेंड्स हमें जो है कि पृथ्वी को नीला ग्रह हम लोग कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो है कि लाइन अगर आपके जो है कि बिहार SCERT बुक में दी गई है, तो ये प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। इससे प्रश्न जो है कि पूछा गया था TRE 1 में। अभी मैं उसको दिखाऊंगा। देखिए ये 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो फ्रेंड्स, क्या ओजोन मंडल है, क्या समताप मंडल है, कि क्षोभ मंडल है, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल को आप जो है कि याद रखिएगा। ये जो है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया है, तो ये देखिए बिहार SCERT में जो है कि ये सबसे पहले इनका जो है कि पृथ्वी से ऊपर इनके नाम, ये क्रम है। देखिए यहाँ से, और निचली परत क्या है, तो क्षोभ मंडल है। देखिए क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद ओजोन मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, ठीक है। तो ये इनका जो है कि क्रम है। आप जो है कि इनको, फिर उसके बाद सबसे ऊपर बहिर्मंडल है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये देखिए आपका जो है कि PRT में 1 to 5 में TRE 1 में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। देखिए इनका क्रम ही डायरेक्ट पूछ लिया गया था। तो 55 का जो है कि राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आंसर किसके साथ में भी यहाँ पे देखिए, 55 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, यही अभी जो मैं क्रम ऊपर बताया था उसी से संबंधित जो है कि इसका पूछ लिया गया था। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर उसके बाद सबसे ऊपर बहिर्मंडल है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि TRE 1 PRT में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये आपने जो है कि देख लिया, ठीक है। देखिए जल डमरू मध्य जोड़ता है, यानी कि जो जल डमरू मध्य होता है, ये जो फ्रेंड्स जल डमरू मध्य होता है, ये जोड़ता है, यानी कि ये किनको जोड़ता है, क्या दो बड़े भूस्थलों को जोड़ता है, क्या जो है कि दो बड़े जलभागों को जोड़ता है, दो बड़े झीलों को जोड़ता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो जल डमरू मध्य होता है, ये जो है कि आपका दो बड़े जलभागों को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएंगे कि आपके टोटल 15 में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और आप जो है कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये 9 नंबर का प्रश्न आपको पता है पहले से ही, तो सबसे पहले आप कमेंट करके लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का राइट आंसर क्या है, बी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। देखिए जल संधि, देखिए यहाँ से पानी का संकरा भाग है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, और इसे जो है कि जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया था।
अगर फ्रेंड्स बिहार की एससीईआरटी बुक में ये आपका अगर दिया गया है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स बिहार जो शिक्षक भर्ती है इसमें फ्रेंड्स आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये गया में जो अवस्थित विष्णुपद मंदिर है ये जो है कि किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा ये जो है कि विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि कहाँ पे बनाया गया है, तो कहाँ से, तो ये देखिए आपकी जियोग्राफी में बिहार एससीईआरटी में ये बिल्कुल जो है कि प्रश्न जो है कि ये लाइन दी गई है, देखिए यहाँ से फाल्गु नदी के तट पर, यानी कि ये जो विष्णुपद मंदिर है ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है कि फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। देखिए मंदिर देखने पहुँचे, यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं और इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे प्रश्न को। देखिए बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ पर स्थित है, तो जो है कि बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ पर स्थित है, क्या पावापुरी में स्थित है, राजगीर में, गया में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका बिहार में जो गर्म जल कुंड है ये आपका राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न बनाया कहाँ से गया है, तो थोड़ा सा अगर आप जाएंगे नीचे तो देखिए ये जो है कि विष्णुपद मंदिर अहिल्याबाई ने बनवाया था और उसी के नीचे से ये प्रश्न जो है कि आपका बना दिया गया था। देखिए राजगीर के गर्म जलकुंड में हाथ पांव धोने से बच्चों की थकान मिट गई थी। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये राजगीर में है क्या, तो गर्म जल कुंड। तो यही आपका जो है कि प्रश्न था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब देखिए आगे देखते हैं, पटना स्थित गोल घर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो गोल घर है फ्रेंड्स ये जो है कि बहुत ही बिहार का दार्शनिक चीज़ है, ठीक है। और ये देखिए पटना स्थित गोल घर का निर्माण किसने करवाया था, क्या वो शेर सूरी ने करवाया था गोल घर का निर्माण, अजात शत्रु, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये जो पटना स्थित जो गोल घर है ये जो है कि कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको जो है कि बिहार एससीईआरटी में देखिए दिया गया है, गोल घर का यहाँ पे चित्र भी दर्शाया गया है। देखिए यहाँ से नीचे, और देखिए उसी जो है कि चित्र के नीचे से देखिए क्या दिया गया है, देखिए मैं यहाँ पे घेर कर रखा हूँ। देखिए गोल घर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट्टी लगी है जिसमें गोल घर के संबंध में कई जानकारियां दी गई हैं। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और ये इसकी जो है कि दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची हैं। ये भी प्रश्न जो है कि बन सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं, यानी कि ये जो रेडियो तरंगे होती हैं ये किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। तो 13 का जो है कि राइट आंसर क्या क्षोभ मंडल होगा, आयन मंडल होगा, कि समताप मंडल होगा, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो रेडियो तरंगे हैं ये जो है कि आपका आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, और यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले, यहाँ से उल्का पिंड, देखिए यहाँ से देखिए पृथ्वी, ये देखिए आयन मंडल और इसको वाह्य मंडल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। तो ये बस आपका यहीं से प्रश्न आपका बनाया गया था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देख लेते हैं और प्रश्न, कौन सा मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। अभी जो मैं प्रश्न ऊपर पढ़ रहा था ये जो है कि वहीं से बनाया गया। देखिए, कौन सा मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि मध्य मंडल है। ये मध्य मंडल जो है कि जो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि आपका यहीं से बनाया गया है। देखिए, एक तो आपका ये था कि ये आयन मंडल जो है कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। और यहाँ से देखिए, यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। तो ये जो है कि मंडल कौन मंडल है, तो ये मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल को आप याद रखेंगे। मध्य मंडल करता क्या है, तो मध्य मंडल जो है कि जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं उस उनका उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से कौन सा मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, तो ये आपने जो है कि देख लिया है। और देखिए, बिहार जो है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी कि बिहार जो राज्य है इसकी पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है। तो ये जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बिहार SCERT बुक में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बिहार पूरब से जो है कि बिहार की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की अगर देखा जाए तो आपके बिहार SCERT में कितना दिया गया है, 483 यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है, तो ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है बिहार राज्य की। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से बनाया गया है, तो देखिए ये अध्याय 8 है। ये बिहार SCERT जियोग्राफी में दिया गया है। और यहाँ से देखिए पूरब से पश्चिम तक, देखिए पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर की लंबाई है। यही प्रश्न बना था। और शायद अगला जो है कि अगला या आगे आगे आपकी जो है कि ये प्रश्न आ जाए कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, 345 किलोमीटर चौड़ा है हमारा बिहार। ठीक है, तो ये है आपके जो है कि प्रश्न 15। आपके टोटल कितने सही हुए। और आगे ये भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, बिहार के उत्तर में कौन सा, देखिए बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल है, नेपाल देश है। और बिहार के पूरब में क्या है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। और बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड राज्य है। और बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये जो है कि फैक्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा प्रश्न क्या है, तो पहला हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स जो कि ये देखिए TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, जो कि बिहार SCERT ज्योग्राफी में ये आपका प्रश्न दिया गया है। देखिए, ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है। तो फ्रेंड्स, कितना आगे है, क्या 5.5 घंटा या 2 घंटे या 45 मिनट या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि आपका ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST ये जो है कि आपका 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न टॉप लेवल के हैं जो कि आपके SCERT में दिए गए हैं, बिहार SCERT में। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये आपके जो है कि SCERT में दिया गया है। देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। देखिए, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटा आगे है। तो ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा जा सकता है। आप जो है कि यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न है जो कि आपका TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि प्रूफ के साथ में भी देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके NCERT और SCERT से ही पूछे गए हैं। देखिए, ये जो है कि 43 नंबर का प्रश्न आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। ग्रीनविच मध्य समय
भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखिए कौन सी रेखा भारत भारत को बीचों बीच से निकलती है, यानी कि वो कौन सी रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, या वो कौन सी रेखा है जो भारत को जो है कि 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या वो मकर रेखा है, क्या वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वो रेखा है, या कर्क रेखा है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि ये है आपका जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये है कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत को जो है कि 2 बराबर भागों में बांटती है या बीचों बीच से निकलती है, तो ये भी सही है। और ये 23.5 अंश यानी कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, इसी को जो है कि हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो है कि सी, ये दोनों जो है कि सेम है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो फ्रेंड्स आप जो है कि इन सभी चीज़ों का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो जब आप बाद में जब आप अपनी प्लेलिस्ट मतलब आप जब आप उस गैलरी को खोलेंगे स्क्रीनशॉट वाले में, तो आप जो है कि ये जितने भी आज मैं 15 प्रश्नों को करवा रहा हूँ, इन सभी 15 प्रश्नों को आप 1 या 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा फ्रेंड्स आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका प्रश्न का आंसर क्या है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका जो है कि राइट आंसर है। अब देखिए कैसे राइट आंसर है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न है और यहाँ से देखिए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो बिहार और केरल से नहीं गुजरती है। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि एक से अधिक जो है कि राइट आंसर हो जाता है। और झारखंड से गुजरती है तो इससे जो है कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं 5 ऑप्शंस के साथ में जैसे बीपीएससी चालाकी से प्रश्न को बनाता है, मैं भी बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न को बनाता हूं, ताकि फ्रेंड्स अभी आप जो प्रैक्टिस कर लें तो आपको कैसे सही होते हैं, कैसे गलत होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका अंदाज़ा आपको लग जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए सार्क का पूर्ण नाम क्या है। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यहाँ पर सर फुल फॉर्म क्यों लाए हैं प्रैक्टिस में, तो ये भी आपका जो है कि बिहार SCRT की बुक में दिया गया है। क्लास भी बता दें तो क्लास 9th में दिया गया है। ठीक है, और देखिए सार्क का पूर्ण नाम क्या है, तो सार्क का फ्रेंड्स पूर्ण नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है कि सार्क का पूर्ण नाम है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आपके जो है कि बिहार SCRT के बुक में दिया गया है। सबसे पहले एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है, और एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, इन सभी तीनों ऑप्शंस को आपको याद रखना होता है। ठीक है,
क्योंकि प्रश्न यहीं पे घुमाता है। आसान से प्रश्न को अगर घुमा देगा तो अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, सार्क का सदस्य जो है कि चीन देश नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये जो है कि सार्क देश चीन जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है कि ये आपका सार्क का फुल फॉर्म दिया गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। और देखिए सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं, तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान। ये सभी सार्क के सदस्य हैं। तो यहीं से जो है कि आपका प्रश्न जो है कि यहाँ पर बनाया गया था। और यहाँ पे इसमें से जो है कि नेपाल और बांग्लादेश सार्क के सदस्य हैं, सदस्य यहाँ पे हैं, और ये जो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि इसको याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से कब उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात हो, जो है कि तूफान हो, बाढ़ हो, जहाँ पर भी ये भयंकर जो है कि आया गया है, तो उस तिथि को और उस राज्य को आपको याद रखना पड़ता है। और इसका जिक्र जो है कि आपके जैसे बुर्ज में जो आया था चक्रवाती तूफान, तो उसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जो 2001 में आया था। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए, नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से कब उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, जहां पर फ्रेंड्स अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? 18 अगस्त 2008 को नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इस तिथि को आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये आपके एससीईआरटी, बिहार के एससीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से 7वां प्रश्न हमारा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्या पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, कि 5वां स्थान है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां स्थान है, ठीक है, 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए दोनों प्रश्न आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न मैंने नहीं दिखाया था। 18 अगस्त नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से कब उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी? तो 18 अगस्त 2008 को। और ये जो है कि तिथि आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके एससीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका जो है कि उद्गम नेपाल में है, ठीक है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। और देखिए नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। तो ये फ्रेंड्स आपको तिथि याद रखनी है क्योंकि आपके बिहार एससीईआरटी में बुक में दिया गया है, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। और यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का स्थान जो है कि 5वां है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और एक और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि भारत का क्षेत्रफल जो है कि संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये फ्रेंड्स जो भारत का क्षेत्रफल है, ये कुल जो है कि संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2 जो है कि 2.4% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2.4% किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और देखिए ये दोनों प्रश्न जो है कि यहाँ से बनाया गया है। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो देखिए एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर दिया गया है 2.4%। ठीक है, तो ये 2.4% आप याद रखिएगा। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कि ब्राज़ील का स्थान यहाँ पे 5वां है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत का 7वां है, ये भी याद रखिएगा। और रूस का पहला है, ये भी याद रखिएगा। चीन का तीसरा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स स्थल स्थल भारत की जो स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। ये भी डाटा आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, या 2 बार काटती है, या 2 बार गुजरती है। ठीक है, तो भारत की नदियों में जो है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स आपकी माही नदी है। ठीक है, माही नदी फ्रेंड्स आपकी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, या 2 बार जो है कि पार करती है, या 2 बार काटती है। ठीक है, तो आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। और देखिए ये जो है कि आपके जो है कि दिया गया, देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो एग्जैक्ट जो है कि आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, ये जो है कि देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश और ये कच्छ कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ की बात हो रही है। ठीक है, कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो देखिए ग्रीनविच समय भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा ये आगे है, वो आपको याद रखना ही है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी महत्वपूर्ण है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने का अंतर है। तो ये जो है कि अंतर फ्रेंड्स 2 घंटे का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। देखिए भारत की मानक देशांतर समय रेखा का मान कितना है, यानी कि जो भारत की मानक देशांतर समय रेखा है वो कितना है। क्या 22.5 अंश 30 मिनट है, 81 अंश 30 मिनट है, कि 37 अंश 30 मिनट है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 11 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की मानक देशांतर समय रेखा का मान 82 अंश 30 मिनट है, एग्जैक्ट आप याद रखिएगा। और ये दोनों प्रश्न देखिए कहाँ से बनाए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय मान में कितने का अंतर है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय मान में देखिए 2 घंटे का अंतर है। एक यहाँ से प्रश्न बनाया गया है, और ये देखिए एक यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 अंश 30 मिनट मतलब 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए 1 अंश देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, जो मैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में बताया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ है, तो उस रेखा का नाम क्या है जो 2 बराबर दो भागों में बांट देती है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, कमेंट करके बताइए। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, या इंदिरा पॉइंट, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा की बात करेंगे तो ये है फ्रेंड्स आपकी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न है, दोनों को एक ही साथ दिखा दूंगा क्योंकि दोनों एक ही पेज पे है। भारत और चीन के बीच रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि जो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं। ठीक है, तो 13 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। ये भारत और जो है कि पाकिस्तान की है,
और ये जो है कि किसकी है, तो भारत और चीन की है। तो इसका जो है कि भारत और चीन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ पर जो हाईलाइट वाला चीज़ है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो हाईलाइट वाली चीज़ है देखिए, भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो ये मैकमोहन रेखा है किसकी, भारत और चीन की। और थोड़ा सा अगर नीचे आप इसको भी अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ से आप जो है कि हाईलाइटेड पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन करके या रिवीजन कर लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट है। तो यही पूछा जा रहा है प्रश्न में कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर स्थित है। क्या हिंद महासागर में स्थित है, द्वीपीय पिट्टी में स्थित है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये आपका जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न जो है कि आपका ये 9 to 10th में ये ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए ये स्थिति एवं विस्तार में यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये यहाँ से प्रश्न आपके बने थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो देखिएगा ये यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। भारत में पहली जनगणना की बात की जाएगी तो वो अलग है, और ये भारत में संपूर्ण जनगणना की बात की जाएगी तो वो अलग है। तो 15 का जो है कि राइट आंसर क्या है, 1872 या 1881 या 2011, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी, ये संपूर्ण आप याद रखिएगा, संपूर्ण की बात की जाएगी तो आपको क्या याद रखना है, 1881। देखिए ये संपूर्ण जनगणना आपकी जो है कि 1881 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो है कि जनगणना के बारे में आपकी ज्योग्राफी में दिया गया है। देखिए यहाँ से एक निश्चित समयांतराल की आधिकारिक जनगणना को जनगणना कहते हैं। और यहाँ से देखिए भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872, लेकिन सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक है, और 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, और 2011 के बाद 21 में होनी थी लेकिन नहीं हुई। 22 भी क्रॉस, 23 भी क्रॉस, 24 भी क्रॉस, और 25 में देखिए होता है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872, और सन जो है कि 1881 में संपूर्ण जनगणना 1881। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।